Hello students, I welcome all the students in my class Sri Adinath Jain PG College BSc third year Unit 2 Paper 2। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कि जो सम्मिश्र रेखा समाकलन है उसका चापकलनीय वक्र क्या होता है। चापकलनीय वक्र के बाद हमने आगे देखा कि कंटूर की परिभाषा क्या है, जोड़दार वक्र किसे कहते हैं, और अब हम देख रहे हैं रीमान के लिए परिभाषा। तो वो परिभाषा आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी, उस परिभाषा को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर नोट करो आगे। तो हमने देखो समाकलन की रीमान परिभाषा में हमने समुच्चय तक लिख लिया था कि माना कि अंतराल P जो उसका कोई सापेक्ष विभाजन है ताकि ये इन मानों के संगत Z का लिखेंगे आगे योग। जब हम उन सभी बिंदुओं का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K = 1 to n f जाएंगे Z माइनस Z माइनस 1 Z माइनस Z माइनस 1। क्लियर? लिखो आगे, यदि प्रत्येक चयनित बिंदु तो देखो हमारा जो यहाँ काम है रीमान की परिभाषा के लिए वो मेन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। मतलब रीमान की परिभाषा अगर हम रीमान सूत्र लिखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होगा, समेशन K = 1 to n f Z माइनस Z माइनस का 1। क्लियर? ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे इसमें आगे, यदि प्रत्येक चयनित बिंदु, देखो आपको ये सिर्फ आगे रामायण लिखी हुई है, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन एक दो लाइन इसकी काम की है तो हमें क्या करना होगा, ये नोट करनी होगी। यदि प्रत्येक चयनित बिंदु तथा प्रत्येक विभाजन P के लिए तथा प्रत्येक विभाजन P के लिए इस योग की सीमा अद्वितीय राशि आई हो, जबकि n टेंड्स टू इंफिनिटी एवं मैक्सिमम T1 माइनस T0 T2 माइनस T1 Tn माइनस Tn माइनस 1, अर्थात जो इसका उपअंतराल का विभाजन है जिसे हम मानक विभाजन कहते हैं वो 0 की तरफ मूव करता है। ठीक है? तब फलन f of z चाप C के अनुदिश A से B तक समाकलनीय होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, इन डेफिनेशन को रट लेना, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन्हें याद करने का। ठीक है? लेकिन क्वेश्चंस गारंटी के साथ आपको समझ आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लिखेंगे यहाँ के बाद I = C f of z dz। तो जो ये हमारा चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, चेंज हो गया किसमें, f of z और
पर्याप्त प्रतिबंध है, वो पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है कि जो ये योग है और ये योग है ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। मतलब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमें ये पार्ट दिया होगा और इस पार्ट से इस पार्ट को हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे और तुलना करेंगे। जो ये एफ जाई के है ये वैल्यू एफ ऑफ जेड के इक्वल होती है और जेड के माइनस वन की जो वैल्यू है वो डी जेड के इक्वल होगी। पहले नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराएंगे तब समझाऊंगी इसको। तो इसमें एक लाइन और है, फिर हम पढ़ेंगे वास्तविक रेखा समाकलन। तो वास्तविक रेखा समाकलन में कुछ नहीं है, एफ ऑफ हम जानते हैं, देखो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल, और डब्ल्यू क्या होता है, यू प्लस आई होता है, और यू और वी क्या होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन। वो वाला आपसे करेंगे नेक्स्ट नोट करो इसे। आगे लिखो इसमें आगे लिखेंगे अतः सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी k इक्वल टू 1 टू n f। यहां आप क्या करोगे, जब हम इक्वल टू करेंगे, देखो वहां पर मैंने उसकी परिभाषा अगर बताई थी, जो रीमान की परिभाषा उसके संगत जो जेड के मान है, तो हमने उस वक्र पर क्या लिया, दो बिंदु लिए, जेड के और के माइनस 1। इनको मैं इसके संगत में एक और ग्राफ ले रही हूँ जिसमें मैंने बिंदु लिए हैं आर आर माइनस 1। अगर आप यहाँ पे आर आर माइनस 1 लिखोगे तो भी ठीक है, के माइनस 1 लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, बुक में लिखा है जेड आर माइनस का 1, और जो जेड आर माइनस 1 है वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, निश्चित समाकलन। क्यों, क्योंकि जो हमने समुच्चय लिखा था वो ए से लेकर बी तक है, और ए से बी तक है तो मतलब वो समृद्ध है, क्लोज है। जब क्लोज है उसकी लिमिट दी हुई है, और जब हम लिमिट से किसी सम का मान निकालते हैं तो वो कौन सा आता है, निश्चित समाकलन आता है।
तो ये एक फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन करोगे जब काम में आएगा। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन में आप लोगों को देगा कि योग की सीमा के रूप में समाकलन की परिभाषा से निम्न समाकल का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, उन जो भी हमारे पॉइंट्स है उनका हमने योग किया है। समेशन का मतलब क्या होता है, योग। तो आप लोगों को समझ जाना है, जब क्वेश्चन में दिया रहे कि समाकलन का योग, तो योग का मतलब हमें ये सूत्र अप्लाई करना है। नेक्स्ट सीखेंगे अब हम वास्तविक रेखा समाकलन। वास्तविक रेखा समाकलन लिखो। तो मैं सीधा आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। वास्तविक रेखा समाकलन, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, हम जानते हैं कि जो W है वो किसके इक्वल होता है, f ऑफ z के इक्वल होता है। तो अभी हमने जो एक समाकलन लिखा वो क्या लिखा, f ऑफ z dz। अगर मैं यहां से, और z का मान क्या होता है, x प्लस आयोटा y, यही होता है। अगर मैं यहां से dz का मान निकाल लूं तो क्या आएगा, dx प्लस आयोटा dy। तो f ऑफ z का मान और dz का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो f ऑफ z का मान होगा u प्लस आयोटा v, और dz का मान होगा dx प्लस का आयोटा dy। क्लियर? क्या किया मैंने, यहां पर इनका मान रखा fz का और dz का। अब जो हमारे पास नॉर्मली टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब u dx प्लस का आयोटा u dy माइनस का आयोटा v dx और माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का 1 यानी कि v dy। तो जो आयोटा वाला पार्ट है उन्हें एक साथ कर लिख लो, और जो u और v नॉर्मल है उन्हें वन साइड। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा u dx माइनस का v dy प्लस का आयोटा u dy माइनस का v dx। क्लियर? तो जो वास्तविक रेखा समाकलन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, u dx माइनस v dy प्लस का आयोटा u dy माइनस का v dx। और जो ये समाकलन का चिन्ह है ये इस टोटल के ऊपर है। तो नोट करने से फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो परिभाषाओं से कंफ्यूज मत होना कि हमें कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आ रही। परिभाषा इस कॉम्प्लेक्स की थोड़ी टफ है, लेकिन आप एक दो बार अगर डायग्राम से खुद समझोगे तो आप लोगों को इजी लगेगी। नोट करो इसे।
पहले मैं लाइन बोल रही हूँ, वो लाइन लिख दो, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। देखो, योग की सीमा के रूप में, योग की सीमा के रूप में समाकलन की परिभाषा से, समाकलन की परिभाषा से निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दोबारा, योग की सीमा के रूप में समाकलन की परिभाषा से निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने तीनों पॉइंट का मान निकालना है। पहला पॉइंट लिखो dz, सेकंड लिखो मोड ऑफ dz और थर्ड लिखो z dz, z dz। लिखो आगे क्वेश्चन को लिखने के बाद, क्वेश्चन लिख लिए तीनों, लिखो क्वेश्चन में ही लिखना है अभी। जहां सी, जो ये सी लिखा है ना तीनों के नीचे, जहां सी बिंदुओं ए तथा बी को, जहां सी बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाला कोई, मिलाने वाला कोई चापकलनीय चाप है, चापकलनीय चाप है, ठीक है। तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करेंगे उसे। सम्मिश्र समाकलन की परिभाषा से, सम्मिश्र समाकल की परिभाषा से, की परिभाषा से। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन सी डी जेड। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन सी डी जेड। और मतलब हमारा जो सम्मिश्र समाकलन की परिभाषा है वो होती है एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ जाएगी जेड आर माइनस का वर्ग। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? हम इनकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो जो एफ ऑफ जेड है इसका इस क्वेश्चन में मान कितना दिया हुआ है? 1। कितना मान दिया हुआ है? 1। मतलब जो एफ जाई के का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 1। क्यों? ये जो एफ ऑफ जेड है ये किसके बराबर है? एफ जाई के। एफ ऑफ जेड इक्वल टू है इसके, और क्वेश्चन में एफ ऑफ जेड का मान दिया हुआ है 1, तो जो इसका मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो dz है, और ये dz किसके इक्वल है? zr माइनस 1 के। किसके इक्वल है? zr माइनस 1 के। अब हम क्या करेंगे? इनका क्या करना है? दोनों का समाकलन करना है। मतलब फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में है समाकलन। समाकलन के बाद एफ जाई के का मान हो गया 1 और zr माइनस 1। क्या है? zr माइनस 1। और जो r का मान शुरू होता है वो होता है 1 से लेकर n तक। अब देखो आप क्या करोगे? r का मान रखते जाओ। तो यहाँ पर मैंने r का मान क्या रखा? पहले 1, तो क्या आएगा? z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1 प्लस z3 माइनस z2, और इस तरह से ये चलता हुआ zn माइनस वन। तो देखो इसमें z1 से z1 कैंसिल, z2 से z2 कैंसिल, जितनी भी टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा? एक तो बचेगा zn, क्योंकि ये टर्म्स दोबारा नहीं आएगी, और स्टार्टिंग में टर्म्स बची है z0। तो हमारा आंसर क्या होगा? zn माइनस का z0। पहले नोट करो
इसे फिर आगे करेंगे। ऐसे ही लगा है आपको भी है। लिखो इसे थोड़ा जल्दी। Z1 माइनस Z0। अब आप खुद देखो, Z1 से Z1 कैंसिल हो रहा है, Z2 से Z2, लेकिन जो Z0 है क्या वो दोबारा कहीं रिपीट हो रहा है टर्म्स में? नहीं। और जो Zn है वो लास्ट टर्म्स होती है, तो Zn भी कहीं रिपीट नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? Zn और Z0। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो Zn है वो प्लस का है, जो Z0 है वो माइनस का है। तो आंसर हो जाएगा Zn माइनस का Z0 या Z0। गर्म सर्द में है ना, जैसे गर्म पानी यूज करते हैं, ठंडा पानी यूज करते हैं, हाथ में करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो है ना प्रैक्टिस उसके बारे में तो देखो मैं तो पूरे करते करते नोट लिख रहा हूँ। करो इसमें आगे अब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सीधा आंसर लिख देंगे Zn माइनस का Z0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Zn माइनस Z0। तो कल हमने जब इसका वक्र बनाया था तो ये शुरू था A से लेकर B तक, और जो लास्ट पॉइंट है वो होता है Zn और फर्स्ट पॉइंट होता है Z0। तो Zn का मान किसके बराबर है? B के। Z0 का किसके बराबर है? A के। क्यों? जो हमारा वक्र है वो परिबद्ध है, उसकी लिमिट सीमा दी हुई है क्या? A से लेकर B तक। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? B माइनस का A। क्लियर? नोट करो अब इसको। कर लिया? अब सेकंड पॉइंट करो। सेकंड पॉइंट क्या है? मोड dz। मोड dz। अब इस dz के आगे क्या होता है? f ऑफ z, जिसकी वैल्यू नहीं है, मतलब f ऑफ z की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, कॉमा जो zr माइनस zr माइनस 1 है वो किसके इक्वल है? dz। तो इन क्या करेंगे? जो इसका मान है इसे रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n। देखो इसका मान f, ये मान किसके इक्वल है? f जाएंगे के, तो इसका मान रखेंगे 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया? dz का zr माइनस zr माइनस का 1। अब क्या करो? r की वैल्यू पुट करते जाओ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब हम r का मान 1 रखेंगे तो ये मान क्या आएगा? 0, और इसके आगे क्या लग रहा है? मॉड्यूलस। इट मीन्स क्या बन जाएगा? देखो ये Z0 है, ये Z1 है, तो Z0 से जो Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। इट मीन्स वो क्या है? चाप है। तो लिखेंगे चाप Z1 माइनस Z0 प्लस चाप
Z2 माइनस जेड नॉट प्लस 4 Zn माइनस Zn माइनस का 1। सेम वही रिपीट होगा, जो Z1 है वो कैंसिल होता जाएगा, Z2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा Z0 और Zn। दोबारा क्या आएगा हमारा आंसर, मोड Zn माइनस का Z0। मतलब इस Zn में से कौन सा पॉइंट घट रहा है, ये वाला पॉइंट घट रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो टोटल चाप है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो चाप है उसकी कुल लंबाई। तो लिखो पहले इसको, फिर हम लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देती हूँ तब तक उसे। क्या लिखना है आपको आगे, अतः चाप सी की कुल लंबाई, कुल लंबाई। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, मोड Zn माइनस का Z0। और Zn में से हमें ये फर्स्ट पॉइंट घटाना है, तो हमें ये पूरा जो वक्र है इस पर चलना पड़ेगा, और इस पर चलना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, चाप की कुल लंबाई। क्लियर, नोट करो, फिर थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन सी जेड डी जेड। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जेड डी जेड। तो जो ये एफ ऑफ जेड का मान है ये क्या है, जेड, और ये मान किसका होता है, झाई के का। और जो जेड आर माइनस 1 है ये किसके इक्वल है, डी जेड के। तो इन दोनों मानों को हम हमारे जो सूत्र है उसमें पुट करेंगे। तो देखो एफ झाई के का मान कितना है, जेड, और डी जेड का मान कितना है, जेड आर माइनस 1। इसके आगे क्या लग जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो यहां से समाकलन करके इसके आगे क्या लग जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 to n। अभी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, सारे जो हमारे फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई है z से, और इसको ये भी R में है ये भी R में है, तो ये फंक्शन किस में हो जाएगा, हमारा R में हो जाएगा। क्लियर, लिखेंगे अब आगे हम। और दूसरा क्या मान है Z का, देखो हमारे पास Z के दो मान है, एक मान है ZR और एक मान है ZR माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ Z है, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। तो इस Z में मुझे ये दोनों मान क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 to n। पहले मैंने कौन सा पॉइंट रखा इसमें, Z की जगह ZR,
ZR माइनस ZR माइनस 1 समीकरण नंबर 3। क्या करेंगे अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण, ये वैल्यू किसके इक्वल है ZDZ के, ये वैल्यू भी किसके इक्वल है ZDZ के। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो हमारे पास आ गएगा 2CF ऑफ ZDZ इक्वल टू, देखो इन दोनों को जोड़ो तो यहां होगा R इक्वल टू 1 to n, ZR माइनस 1 तो हो गया कॉमन, और क्या पार्ट बचेगा ZR प्लस ZR माइनस का 1। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, और हमने जोड़ा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा यहां से a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे हम 2CZDZ ZR का स्क्वायर ZR माइनस 1 का स्क्वायर। तो अपर लिमिट कौन सी होती है b और स्मॉल लिमिट कौन सी है a, मतलब आंसर क्या होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ किसका मान निकालना है, इसका। ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगी, एक बार नोट कर लो। नोट करो, फिर मैं इसको दोबारा कल समझा दूंगी, अगर आज टाइम बचा तो मैं आज समझा दूंगी, ठीक है। आज की क्लास में मैं नहीं समझा पाऊंगी बिकॉज ऑफ आप लोगों का टाइम हो गया। मैं इसे कल की क्लास में समझाऊंगी अच्छे से दोबारा डीपली। तो आप जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है, ठीक है। कर लो जल्दी से अगर किसी ने नहीं किया हो तो।